चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज की चर्चा भौतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले उन बिल्कुल मूलभूत नियमों पर आधारित है जो राधा कृष्ण कोचिंग की इस शानदार सामग्री से लिए गए हैं। सोचिए, ये ब्रह्मांड आखिर किन नियमों पर टिका हुआ है? हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज आखिर किस तरह से और क्यों गति करती है? बस इन्हीं सवालों के बिल्कुल साफ और सटीक जवाब हम आज यहाँ समझेंगे। इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पहला, गति के नियमों का परिचय। दूसरा, प्रथम नियम यानी जड़त्व की व्याख्या। तीसरा, द्वितीय नियम यानी बल और संवेग। चौथा, तृतीय नियम यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। और अंत में हम इन सभी नियमों का एक त्वरित सारांश देखेंगे। भाग 1, गति के नियमों का परिचय। अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी भी वस्तु की गति एक तरह की यूनिवर्सल पजल है, एक ऐसी सार्वभौमिक पहेली जिसे सिर्फ इन 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े नियमों को समझकर ही सुलझाया जा सकता है। भाग 2, प्रथम नियम, जड़त्व की व्याख्या। चलिए अब उस सबसे पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं जो ये तय करता है कि कोई वस्तु कब अपनी जगह पर रुकी रहेगी और कब चलना शुरू करेगी। ये परिभाषा एकदम अकादमिक लगती है। वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सीध में एक रूप गत्यावस्था में तब तक रहती है जब तक बाह्य बल द्वारा उसमें कोई परिवर्तन न लाया जाए। लेकिन इसे अगर तोड़ कर देखें तो बात बिल्कुल सीधी है। कोई भी चीज अपने आप न तो चलना शुरू कर सकती है और न ही रुक सकती है। गति में बदलाव के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल का होना बिल्कुल जरूरी है। जब तक कोई बाहरी ताकत हस्तक्षेप नहीं करती, रुकी हुई चीज रुकी ही रहेगी और एक सीधी रेखा में चलने वाली चीज बिल्कुल उसी गति से चलती रहेगी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि प्रथम नियम असल जिंदगी में कैसे काम करता है। पेंडुलम को धक्का देते हुए इस व्यक्ति पर गौर करें। जब तक इस व्यक्ति ने अपना शारीरिक बल नहीं लगाया था, तब तक पेंडुलम की गेंदें बिल्कुल शांत यानी विरामावस्था में थीं। व्यक्ति द्वारा लगाया गया वह धक्का ही दरअसल वह बाह्य बल है जिसने गेंद के आराम को भंग कर दिया और उसे गति में ला दिया। जड़त्व के सिद्धांत को समझने का ये एक बेहतरीन और सरल उदाहरण है। भाग 3, द्वितीय नियम, बल और संवेग। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ पर। जब एक बार कोई चीज अपनी रुकी हुई हालात से बाहर आ जाती है तो उसकी रफ्तार और उसकी दिशा क्या होगी, ये कैसे तय होता है? परिभाषा कहती है कि आवेग यानी मोमेंटम के परिवर्तन की दर संवेग यानी इम्प्रेस्ड फोर्स की अनुपाती होती है तथा वह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगता है। पढ़ने में ये थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसके पीछे का लॉजिक एकदम साफ है। किसी भी चीज की गति में कितना बदलाव आएगा ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर ताकत कितनी लगाई गई है। ज्यादा बल तो गति में ज्यादा बदलाव, और सबसे खास बात, वो गति ठीक उसी दिशा में बढ़ेगी जिस दिशा में बाहरी बल लगाया जाता है। यहाँ फुटबॉल खिलाड़ी का ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। खिलाड़ी के पैर ने जिस दिशा में और जितनी जोरदार ताकत से किक मारी, गेंद ने ठीक उसी दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। हवा में उड़ती गेंद के जो 3 अलग अलग चरण यहाँ दिख रहे हैं, वो उड़ान और उसकी पूरी दिशा सिर्फ और सिर्फ उस शुरुआती बल का ही सीधा परिणाम है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक छोटे से सूत्र में समेटना हो तो वो है F=ma। ये गणितीय समीकरण पूरे द्वितीय नियम का सबसे संक्षिप्त रूप है। यहाँ F का मतलब है फोर्स यानी बल, m का मतलब मास यानी वस्तु का द्रव्यमान, और a है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ये शानदार समीकरण सिद्ध करता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भारी चीजों को तेज गति में लाने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी। एकदम आसान विज्ञान। भाग 4, तृतीय नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया। चलिए अब गति के आखिरी स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम भौतिक दुनिया में आपसी तालमेल का सबसे बड़ा और अंतिम नियम कह सकते हैं। ये गति के नियमों में संभवतः सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पंक्ति है। प्रत्येक क्रिया यानी एक्शन की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन होती है। यहाँ 2 शब्दों पर खास जोर देना होगा, बराबर और विरुद्ध। ये प्रतिक्रिया न सिर्फ एकदम बराबर की ताकत की होती है बल्कि हमेशा उल्टी दिशा से काम करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि ये 2 शब्द क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक जोड़े के रूप में मौजूद रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं कोई बल लगे और वहां एक्शन तो हो लेकिन रिएक्शन ना हो। जिस क्षण किसी एक दिशा में बल कार्य करता है,
ठीक उसी क्षण विपरीत दिशा में उतनी ही ताकत का एक और बल पैदा हो जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए नाव से उतरते हुए इस स्टिक फिगर को देखिए और लाल तीरों की दिशाओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब व्यक्ति नाव से आगे की ओर एक्शन यानी क्रिया करता है तो बाईं ओर इशारा करता हुआ एक तीर ये दिखाता है कि नाव पर पीछे की ओर एक बल लग रहा है, और बिल्कुल उसी समय दाईं ओर इशारा करता हुआ दूसरा लाल तीर रिएक्शन को दर्शाता है जो उस इंसान को आगे की तरफ धकेलता है। हर एक कदम के पीछे एक्शन और रिएक्शन का यही खेल काम करता है। भाग 5 नियमों का सारांश। अब हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंच गए हैं, जहां हम यह देखेंगे कि ये तीनों नियम किस तरह एक साथ मिलकर एक बेहद सटीक और आपस में जुड़े हुए सिस्टम के रूप में काम करते हैं। राधा कृष्ण कोचिंग के इस इन्फोग्राफिक से निकलने वाले मुख्य निष्कर्ष बिल्कुल साफ हैं। गति को प्रेरित करने वाले 3 मुख्य कारकों को याद रखा जाना चाहिए। पहला, एक बाह्य बल ही किसी रुकी हुई या चलती हुई वस्तु की अवस्था को बदलता है। दूसरा, बल ही किसी वस्तु का संवेग और उसके आगे बढ़ने की दिशा तय करता है। और तीसरा, हर क्रिया की एक समान और पूरी तरह से विपरीत प्रतिक्रिया होना तय है। ऐसे में अंततः ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस भौतिक दुनिया में ऐसी कोई भी हलचल मौजूद है जो इन 3 मूलभूत अंतःक्रियाओं से पूरी तरह स्वतंत्र हो? शायद नहीं। हमारे आसपास का पूरा ब्रह्मांड हर दिन हर पल इन्हीं अदृश्य मैकेनिक्स के सहारे बिना रुके चल रहा है। इन नियमों की सार्वभौमिकता को समझ लेने के बाद सच में दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है।